हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियोलॉगर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेशनल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम पहले कुछ मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड अराउंड 110 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं वो है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 से हम स्टार्ट करेंगे। हम पर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्लाइड्स में और उसके बाद उनसे रिलेटेड 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम करेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857, देन द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905, देन चंपारण मूवमेंट, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद राउलेट एक्ट 1919 का, फिर जलियांवाला बाग मसाकर और इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक है हमारा द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले बात आती है कि जो फर्स्ट क्रांति हुई थी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, उसको द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? सो वीडी सरवाकर नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट थे और एक ऑथर भी हैं जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम की एक बुक लिखी है। तो वीडी सरवाकर इन्होंने कहा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 also called as India's first war of independence। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है 1857 के रिवॉल्ट को। एंड इट बिगेन एट मेरठ। तो मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था कब? 10th of May 1857 को ये स्टार्ट हुआ था एंड स्लोली स्प्रेड अक्रॉस दिल्ली, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ के एरियाज में ये फैलता गया। इट वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये फर्स्ट अपराइजिंग थी बाय द इंडियंस। Although the revolt was unsuccessful, it had a significant impact on the masses and inspired India's entire independence movement। Although ये unsuccessful यानी successful नहीं हो पाया था ये movement, but still ये काफ़ी ज़्यादा important, काफ़ी significant movement था इंडिया के लिए, क्योंकि इस रिवॉल्ट के बाद ही इंडियंस के अंदर एक आग लग गई थी for independence। After the British Crown seized control of India from the East India Company in 1858, it became a British colony in law। तो देखिए 1857 के जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इसके बाद ही जो कंप्लीट कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, आज तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही थी, बट आफ्टर 1857 जो कंप्लीट पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी ब्रिटिश क्राउन को। सो फॉलोइंग दिस इंडिया वॉज डायरेक्टली गवर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके कंट्रोल के अंडर आ गई थी थ्रू गवर्नर जनरल्स। तो इसके पहले जो गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे उनको रिप्लेस कर दिया था वाइस रॉयज ने। अब उनको वाइस रॉय के नाम से जाना जाता था, जो कंप्लीटली अंडर होते थे अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ऐसे हम सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को कवर करेंगे विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार वाज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट के लीडर थे फ्रॉम बिहार। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड करंट में मेरे जो थ्रोट है यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, सो प्लीज कोप अप विद दैट इफ द वॉइस इज नॉट एज दैट मच क्लियर एज इट वॉज अर्लियर, सो प्लीज कोप अप विद दैट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। कुंवर सिंह वॉज अ जमींदार ऑफ जगदीशपुर नियर अराह इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार से कुंवर सिंह बिलोंग करते थे, ये वहाँ के एक ज़मींदार थे। ही वॉज अ नोटेबल लीडर ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। ही बिलोंग टू अ रॉयल उज्जैना पनवार राजपूत हाउस ऑफ जगदीशपुर, करेंटली अ पार्ट ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो करंट में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट था जगदीशपुर और यहाँ को बिलोंग करते थे कुंवर सिंह। सिंपली आपने ध्यान में रखना है कि कुंवर सिंह ये बिहार से एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी थे इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज इम्प्रिजन्ड इन रंगून जेल बाय द ब्रिटिश इन द ईयर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1858 में
जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, और इनको लास्ट में कैद कर लिया था रंगून के जेल में, ये आपने ध्यान में रखना है। तो कौन से ईयर में किया था? 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, तो आप इसे याद रख सकते हैं 1858 में इनको कैद कर लिया था। सो बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर हु पार्टिसिपेटेड एंड वॉज अ सिम्बॉलिक हेड ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिम्बॉलिक हेड कौन थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के? तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ही सक्सीडेड हिज फादर एम्परर अकबर शाह टू, तो इनके फादर थे अकबर शाह टू जिनको इन्होंने सक्सीड किया था। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट, तो इसके अलावा ये फेमस पोएट भी थे। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड वॉज सेंट टू एक्साइल इन बर्मा, प्रेजेंट डे म्यांमार। तो करंट में म्यांमार में जो रंगून प्लेस है, बर्मा प्लेस है, तो इसको यहाँ पर भेज दिया था लाल एम्परर बहादुर शाह जफर को, कि आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें बुक्स ऑफ बहादुर शाह जफर या फिर इनका कुछ नोटेबल वर्क की बात करें, तो ये इंक्लूड करती हैं उर्दू की कुछ काफ़ी फेमस बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं। एंड बहादुर शाह जफर तो बहादुर शाह जफर काफ़ी फेमस पोएट थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा गज़ल्स लिखी हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिपॉय म्यूटिनी टुक प्लेस इन विच ईयर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी 1857 में सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, यानी सिपाहियों का विद्रोह, हम इसे कह सकते हैं सिपॉय म्यूटिनी। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर सिपॉय म्यूटिनी भी इसे कहा जाता है। द रिवॉल्ट बिगेन ऑन 10th ऑफ मे, तो कब स्टार्ट हुआ था? 10th ऑफ मे 1857 को ये स्टार्ट हुआ था मेरठ में एज सिपॉय म्यूटिनी। इट वॉज इनिशिएटेड बाय द सिपॉयज इन द बंगाल प्रेसिडेंसी अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो इसके अलावा बंगाल प्रेसिडेंसी में भी ये स्टार्ट हुआ था सिपॉय म्यूटिनी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फिर सिंपली हम कह सकते हैं फर्स्ट वाइसरॉय एंड द लास्ट, इट मस्ट बी द लास्ट गवर्नर जनरल, और द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, बिकॉज इससे पहले गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के हुआ करते थे। सो स्टैब्लिशमेंट ऑफ, तो जो लॉर्ड कैनिंग थे इनके टाइम पर क्या क्या फेमस चीज़ें हुई थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी? फर्स्ट चीज रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द 3 यूनिवर्सिटीज एट कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1857। तो 1857 में 3 स्टैब्लिशमेंट हुआ था 3 फेमस यूनिवर्सिटीज़ का, जो थी कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अबॉलिशन of East India Company and transfer of control to the crown by the Government of India Act of 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंडर जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसका अबॉलिशन हो गया, यानी वो खत्म हो गई, और इसके बाद सारी पावर कहाँ ट्रांसफर हो गई? ब्रिटिश टाउन के पास। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गालिब। तो गालिब वॉज द पोएट जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को विटनेस किया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट मिर्जा अशादुल्लाह खान गालिब विटनेस द अपराइजिंग ऑफ द रेबेलियन इन 1857 when he was in Delhi। मिर्जा गालिब टॉक्ड ऑफ द 1857 mutiny in the many of his letters। तो अपनी काफ़ी ज़्यादा लेटर्स में, अपने काफ़ी ज़्यादा लेटर्स में, राइटअप्स में इन्होंने लिखा विच पोर्ट्रेट द पेन एंड ग्रीफ दैट ही हैड फेल्ट ड्यूरिंग द म्यूटिंग ऑफ 1857। तो म्यूटिनी जो हुई थी 1857 की, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ पीपल हुआ। तो मिर्ज़ा गालिब ने इस पेन को देखा ऑफ द पीपल, और इसके ऊपर ही उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा पोएम्स लिखी एंड काफ़ी ज़्यादा लेटर्स और राइटअप्स लिखा। तो इट वॉज क्लियरली विजिबल इन हिज राइटिंग्स। सो गालिब वॉज इन दिल्ली, तो गालिब उस टाइम पे दिल्ली में थे वाइल द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज ऑन गोइंग। तो जब ये रिवॉल्ट हो रहा था तब गालिब कहाँ पे थे? मिर्ज़ा गालिब दिल्ली पे थे, कि आपने ध्यान में रखना है। ही ऑब्जर्व द प्रोसेस एंड देन ही यूज टू प्रेजेंट हिज व्यू ऑन वेरिड इश्यूज थ्रू हिज राइटिंग्स। तो इश्यूज जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आई थी 1857 में, जो भी उन्होंने देखा वो सब उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को पोर्ट्रे किया।
So next question, the actual revolt of 1857 was started from which of the following places? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरठ। तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये आपने ध्यान में रखना है। द एक्चुअल रिवॉल्ट ऑफ 1857 was started on 10th of May। तो 10th of May को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। The sepoys of the 3rd Native Cavalry insisted not to use the greased cartridge। तो एक ऐसी कार्टेज जब गन्स आई तो उसमें ऐसे कार्टिलेज यूज होने लगी जो ग्रीस्ड होती थी और ऐसे र्यूमर्स भी थे कि वो बीफ की बनी होती थी। सो जो सिपॉयज थे, इंडियन सिपॉयज थे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि दे विल नॉट यूज़ दैट काइंड ऑफ गन्स जिसमें ऐसी कार्टिलेज यूज़ होगी। तो दैट इज़ वाई द 85 सिपॉयज वर डिसमिस्ड। तो अब उन्हें यूज़ करने से मना कर दिया, तो इसलिए सिपॉयज को डिसमिस कर दिया गया और उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई। On 10th of May, the sepoys revolted and forcefully released their fellow comrades by killing officers. The intense revolt started। तो ऐसे ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ये स्टार्ट हुआ। ये आपने ध्यान में रखना है। जो बाकी सिपॉयज थे उन्होंने इन 85 सिपॉयज को बचाने के लिए रिवॉल्ट किया और फोर्सफुली उनको रिलीज कर दिया जेल से। तो ऐसे ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपॉय म्यूटिनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉर्ड कैनिंग इनका टाइम पीरियड है 1856 से लेकर 1862 तक। अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग हमारी कंट्री के लास्ट गवर्नर जनरल रहे और फर्स्ट वाइस रॉय रहे। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्लीट इंडिया की बात करें तो अगर हम सिर्फ बंगाल की बात करें तो बंगाल के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1856 टू 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ लीडर फ्रॉम इलाहाबाद, यानी जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मौलवी लियाकत खान। तो मौलवी लियाकत खान वॉज द लीडर फ्रॉम प्रयागराज, ये आपने ध्यान में रखना है, इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो मौलवी लियाकत अली खान was a Muslim religious leader from Allahabad, that is Prayagraj, in the state of Uttar Pradesh, present-day India. He was one of the leaders of the revolt against the British in 1857. The war was also known as the First War of Independence. So, revolt of 1857 जिसे सिपॉय म्यूटिनी और the First War of Independence भी कहा जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। Next question, during the 1857 revolt, where did Begum Hazrat Mahal lead the revolt? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लखनऊ। तो लखनऊ से जो फेमस लीडर थी इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो आपने ध्यान में रखना है, वो थी बेगम हजरत महल। सो बेगम हजरत महल्स बैंड ऑफ सपोर्टर्स लेड बाय राजा जलाल सिंह रिबेल्ड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश। बेगम हजरत महल्स टॉम्ब इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ काठमांडू नियर जामा मस्जिद। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ काठमांडू के आसपास जो बेगम हजरत महल है, इनका टॉम्ब लोकेटेड है ऑन 15 अगस्त 1962। महल वॉज ऑनर्ड एट द ओल्ड विक्टोरिया पार्क इन हजरतगंज लखनऊ फॉर हर रोल इन द ग्रेट रिवॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ कानपुर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नाना साहेब। तो नाना साहेब इन्होंने कानपुर से रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था। यहाँ पे मेन रोल था नाना साहेब का। सो कुंवर सिंह की बात करें तो इन्होंने बिहार से लड़ा था, बेगम हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी एंड नाना साहेब फ्रॉम कानपुर। तो नाना साहेब लेड द रिवॉल्ट इन 1857 इन द सिटी ऑफ कानपुर। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था धोंदू पंत, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव। इनके अडॉप्टेड सन थे। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। तात्या तोपे वॉज द जनरल ऑफ नाना साहेब इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल कि जो नाना साहेब थे इनके जनरल कौन थे? नाना साहेब। तात्या तोपे वॉज द जनरल ऑफ नाना साहेब इन दिस रिवॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? तो किसको bitterest enemy of the British कहा जाता था, यानी अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह इनको कहा जाता था एज द बिटरेस्ट यानी सबसे गंदे एनिमी ऑफ द ब्रिटिश। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह born in 1787, मोर फेमसली नोन एज मौलवी ऑफ फैजाबाद। तो फैजाबाद से को ये बिलोंग करते थे और इनको मौलवी ऑफ फैजाबाद कहा जाता था। वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इसके साथ हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जितने भी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है स्वदेशी मूवमेंट, जो हुआ था 1905 से लेकर 1911 तक। स्वदेशी मतलब अपने देश में बना हुआ। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉर्ड कर्जन्स अनाउंसमेंट फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर दिया था और उसका ही हम कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1905 विच वॉज द स्वदेशी मूवमेंट। on the ground that the population of Bengal as a whole would be difficult to govern over। तो इनका जो एक्सक्यूज था वो ये था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है और उसे गवर्न करना ईजी नहीं है, इसलिए उसका पार्टीशन कर देते हैं। बट जो मेन रीज़न था वो ये था कि बंगाल में जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से लोग अवेयर हो रहे थे रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। तो एक तरीके से लॉर्ड कर्जन का ये प्लान बना कि बंगाल को डिवाइड कर देते हैं ताकि जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये एक तरीके से बढ़ जाएं। However, the British declared the division of Bengal into two provinces। तो two provinces में इसलिए बांटा था with the intention of undermining the national unity। तो national unity को ख़त्म करने के लिए उनका प्लान था for dividing Bengal। The boycott revolution यानी कि boycott revolution इंडियंस ने स्टार्ट कर दिया था was adopted at the conference held at the Calcutta Town Hall on August 7, 1905, thus establishing the Swadeshi movement and bringing its previously fragmented लीडरशिप अंडर वन लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, तो क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन कंसिडर्ड टू बी बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन इन द ईयर 1905। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ब्रिटिशर्स का जो मेन इंटेंशन था इट वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसकी वजह से वो इंडिया को डिवाइड करें और उसमें रूल कर सके। द एक्चुअल रीजन कंसिडर्ड टू बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड ऑन 19 जुलाई 1905 को अनाउंस हुआ था बाय लॉर्ड कर्जन। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, आजकल डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाय लॉर्ड कर्जन देन द वाइसरॉय, जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे, एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन वाज द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड ही अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये पार्टीशन इंप्लीमेंट कब हुआ था? 16 अक्टूबर को, जब वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, और 19 जुलाई को 1905 को लॉर्ड कर्जन ने इसे अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the reason the British gave for dividing Bengal? अब हम अभी तक हमने एक्चुअल रीज़न की बात करी, अब वो रीज़न जो ब्रिटिशर्स ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वॉज द रीज़न गिवन बाय द ब्रिटिशर्स फॉर डिवाइडिंग बंगाल। Administrative convenience was the reason the British gave for dividing Bengal. The partition of Bengal was the decision of separating eastern part of Bengal from the rest of Bengal. तो East Bengal को rest of Bengal से अलग करना main intention था. It was announced on 1905, 19 July को. The Viceroy of India, Lord Curzon. The decision had come after Lord Curzon claimed that Bengal was too large to be governed effectively. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विड्रॉन इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को विड्रॉ कर लिया गया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनुअल्ड इन 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंज। इट वॉज डन इन रिस्पॉन्स टू द स्वदेशी मूवमेंट्स रायोट्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी। तो देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो एनुअल किया था, यानी कि उसे वापस जो विभाजन किया था उसको वापस इंटीग्रेट कर दिया था, हम एक तरीके से कह सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बंगाल वॉज डन इन 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंज, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच प्लेस
was the organization named Golden League framework formed to वर्क फॉर बॉयकट एंड द स्वदेशी मूवमेंट। तो बॉयकट कर रहे थे इन द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि अपने देश में बना हुआ जो जितना भी प्रोडक्ट है, अपने देश में बने हुए जो सामान है उसका यूज़ किया जाए और ब्रिटिशर्स का जो सामान है उसको कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया जाए। तो दिस वॉज मेनली अंडर द स्वदेशी मूवमेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। गोल्डन लीग नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो बॉयकट कर रही थी स्वदेशी मूवमेंट पे, वो देवगढ़ में बनी थी, ये आपने ध्यान में रखना है। स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार जो हुआ था 1904 में, जो गोल्डन लीग बनी थी, इसने स्टार्ट किया था बॉयकॉट इन बिहार विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश एंड एडवांसिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ बंगाल में। स्वदेशी मूवमेंट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट्स इन द प्री गांधीयन एरा। तो गांधी जी इंडिया आए इन द ईयर 1915, तो उनके इंडिया आने से पहले साउथ अफ्रीका से वो इंडिया आए और बॉम्बे में वो आके रुके। तो ये आपने ध्यान में रखना है, उनकी लैंडिंग प्लेस बॉम्बे थी। तो इनसे आने, गांधी जी के आने से पहले जो इंडिया में जो मूवमेंट्स हुए, दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्री गांधीयन एरा। So the movement find itself in the backdrop of the Mendicant policies of the early nationalist leaders के अंदर ये जो movement चला, who resisted the un-British like rule in India but believed in the English monarchy. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश वाइसरॉय इन इंडिया कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो काफ़ी इजी है ये, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने इंडिया का बंगाल का पार्टीशन किया था। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। So Bengal was partitioned by the British Viceroy Lord Curzon. Curzon announced the partition on 19th of July या फिर 20th of July को हम कह सकते हैं 1905 को, और जो इफेक्ट में आया था पार्टीशन 16th अक्टूबर 1905 को। At the time of partition, Bengal was the biggest province of British India that included Bihar and the parts of Odisha. तो बंगाल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, जिसमें करंट का बंगाल, बिहार और कुछ ओडिशा का पार्ट भी आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was Muslim League founded? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1906 में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल के जस्ट एक साल बाद मुस्लिम लीग बनी थी, ये आपने ध्यान में रखना है। सो फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग के बारे में देखें, सो इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड द नवाब मोहसिन उल मुल्क। वकर उल मुल्क वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, वकर उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डेड लॉर्ड कर्जन। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन बी, यानी कि 1905 में अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, which freedom fighter from Bengal stood against the partition of Bengal by the British government? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल, तो ये जो ट्रीमोटिव है लाल बाल पाल, उसमें पाल इनके लिए स्टैंड होता है लाल बाल पाल में। तो बिपिन चंद्र पाल ये फ्रीडम फाइटर थे बंगाल के, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्वदेशी मूवमेंट पे, और बंगाल का जो पार्टीशन था इसके अगेंस्ट ये खड़े हुए थे। बिपिन चंद्र पाल इज वन ऑफ लाल बाल पाल। लाल स्टैंड फॉर लाल बहादुर शास्त्री, पाल स्टैंड फॉर बिपिन चंद्र पाल एंड बाल स्टैंड फॉर बाल गंगाधर तिलक। So he started the Swadeshi movement against the partition of Bengal. He stood against the partition of Bengal by the British government. ये आपने ध्यान में रखना है। बिपिन चंद्रपाल started the Swadeshi movement in Bengal. Next question, the Swadeshi movement was a consequence of the announcement of the partition of Bengal by Lord Curzon. Option B will be the correct answer. ये different forms है जिसमें questions को पूछा जा सकता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये हम already discuss कर चुके हैं, so let's proceed towards the next question. Vande Mataram became the popular song of the people during which movement? तो right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर जो सॉन्ग फेमस था दैट वाज वंदे मातरम, ये आपने ध्यान में रखना है, जो अब करंट में हमारा नेशनल सॉन्ग है।
So during the Swadeshi movement, Vande Mataram became a popular song of the people. The Swadeshi movement began in 1905 with the Viceroy of India, Lord Curzon, partitioning Bengal and continued till 1911. तो 1905 से लेकर 1911 तक का बंगाल का पार्टीशन चला था. This was the strongest in Bengal and was also recognized in India as Vande Mataram movement. Next question. First time during which Indian movement Vande Mataram became the popular song of people. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑप्शन डी यानी स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर वंदे मातरम सॉन्ग फेमस हुआ था. ये आपने ध्यान में रखना है. इसकी वजह से जो स्वदेशी मूवमेंट है इसे वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग एनवर्ल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड हार्डिंज. लॉर्ड हार्डिंज ने रीइंटीग्रेट किया था बंगाल को. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. बंग भंग मतलब जो हिंदी में कहा जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल को, तो 1905 में हुआ था. हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिस्कस कर चुके हैं. जो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं है वो है आफ्टर पॉलिटिकल अपोजिशन. काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अपोजिशन हो रहा था बंगाल में. लॉर्ड हार्डिंज री इंटीग्रेटेड बंगाल ऑन 12th ऑफ दिसंबर. डेट आप याद कर लीजिए, 12th ऑफ दिसंबर 1911 में बंगाल री इंटीग्रेट हुआ था. सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ होम रूल लीग इन बिहार. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मजहर उल हक. तो मजहर उल हक वाज द प्रेसिडेंट ऑफ होम रूल लीग इन बिहार. इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. तो होम रूल लीग मूवमेंट ऑफ एनी बेसेंट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिहार टू. तो होम रूल मूवमेंट जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद बाल गंगाधर तिलक, इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट बिहार में था. सो होम रूल लीग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन बिहार 1916 में ही हुआ था. एंड मजहर उल हक वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मूवमेंट इन बिहार. तो बिहार का जो होम रूल मूवमेंट था इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मजहर उल हक. इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. सरफराज हुसैन खान एंड Purnendu Narayan Sinha was the vice president of this Home Rule League of Bihar. You have to remember this as well. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु स्टैब्लिश्ड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा. तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था लंदन में. श्यामजी कृष्ण वर्मा स्टैब्लिश्ड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन. इट वाज एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन द ईयर 1905 में ये बनी थी. इट एम्ड टू प्रमोट द कॉज ऑफ सेल्फ रूल इन ब्रिटिश इंडिया. उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था इट वॉज सेल्फ रूल. इट वॉज फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ अदर इंडियन नेशनलिस्ट लाइक भिकाजी कामा, जिनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. मैडम भिकाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन. सो एंड एस आर राणा, दादा भाई नारोजी एटसेट्रा हु वर प्रेजेंट इन ब्रिटेन एट दैट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन पूना. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक. तो बाल गंगाधर तिलक इन्होंने होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया था पूना में. ये आपने ध्यान में रखना है. और बाल गंगाधर तिलक इनका फेमस न्यूज़पेपर था केसरी. इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है. सो The Home Rule movement was started by Bal Gangadhar Tilak in April 1916 at Pune. It was started by Annie Besant and Subramaniam Swamy at Adyar, Madras in September 1916. The movement lasted for about 2 years, from 1916 to 1918 तक ये movement चला. It aimed at establishing self-government home rule through conducting seminars, distributing pamphlets, etc. So इसके through एक तरीके से self government establish करने का इसका aim था. और बेसिकली ये एजुकेटेड अपर क्लास के लिए था. एजुकेटेड अपर क्लास के लिए था बिकॉज यहाँ पे जो जिन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा था देवर पैम्पलेट्स, बुक्स एंड ऑल, तो ज़्यादातर अपर क्लास के को ही पढ़ने का इसका नॉलेज था, हम ऐसा कह सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द टर्म होम रूल वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आयरलैंड. तो आयरलैंड से ये जो टर्म है होम रूल ये लिया गया है. होम रूल मूवमेंट आयरिश होम रूल मूवमेंट से ही इंस्पायर था इंडिया का होम रूल मूवमेंट. सो होम रूल वॉज अडॉप्टेड, द टर्म होम रूल वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड. होम रूल इज द गवर्नमेंट ऑफ द कॉलोनी डिपेंडेंट कंट्री और रीजन बाय इट्स ओन सिटीजन्स. तो ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूल है वो अपने ही सिटीजन्स का है. सो
The Indian Home Rule movement was a movement in British India on the lines of Irish Home Rule movement. Indian leaders जो उसमें एक्टिव थे वो थी एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोटो ऑफ द होम रूल मूवमेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया. सेल्फ गवर्नमेंट वॉज फॉर इंडिया वॉज द मोटो ऑफ दिस होम रूल मूवमेंट. द मेन मोटो ऑफ द होम रूल मूवमेंट वॉज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन ब्रिटिश एम्पायर यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड. तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स का यूज़ किया गया था. Home rule movements were launched in the country in 1916 under the leadership of Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak. तो हम इनका नेम इतनी बार ले चुके हैं कि आई होप अब आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा. तो बाल गंगाधर तिलक gave the popular slogan during the movement, और इन्होंने एक काफ़ी फेमस स्लोगन दिया था जो था होम रूल एज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. यानी आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. हिंदी में इसे कहा जाता है एंड इंग्लिश में है ये होम रूल इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. और इसके अलावा अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. डैश स्टार्टेड द वर्किंग फॉर द होम रूल मूवमेंट इन 1916. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द वर्किंग फॉर द होम रूल मूवमेंट इन 1916. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो मूवमेंट ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये देख लीजिए. बेलगाम से स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट. एनी बेसेंट लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन मद्रास. तो इन्होंने बेलगाम से स्टार्ट किया था गंगाधर तिलक जी ने, और एनी बेसेंट इन्होंने मद्रास से स्टार्ट किया था. Next question, who among the following was connected to the home rule movement in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एनी बेसेंट. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ नए फैक्ट्स है तो उनको डिस्कस कर लेते हैं. एनी बेसेंट वॉज कनेक्टेड टू द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया. हम डिस्कस कर चुके हैं. एनी बेसेंट इन्होंने लॉन्च किया 1916 में फ्रॉम मद्रास. तो एनी बेसेंट फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट, सेकुलरिज्म, विमेंस राइट एंड वेरियस सोशल इशूज. तो इनके रिगार्डिंग एनी बेसेंट ने आवाज़ उठाई इंडिया में. एनी बेसेंट कन्वर्टेड टू थियोसॉफी आफ्टर मीटिंग हेलेना ब्लावत्स्की इन 1889. So next question, which of the following movement is not related to Gandhi ji? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि होम रूल मूवमेंट is not associated with Gandhi ji. Home rule movement is the only movement among these which is not associated with Gandhi ji. तो बाकी कौन से मूवमेंट है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था अराउंड. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अराउंड 1930 में हुआ था. एंड होम रूल मूवमेंट 1916 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? आई होप अब आपको याद हो गया होगा. 1916 में ये स्टार्ट हुआ था. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. सो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग वॉज स्टैब्लिश्ड बाय. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एनी बेसेंट इन्होंने होम रूल लीग को भी स्टैब्लिश किया था. ये आपने ध्यान में रखना है. फाउंड किया था इन्होंने मद्रास में ऑन 28 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग बनाई थी. मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सितंबर 1916 में. होम रूल मूवमेंट वॉज ऑन द लाइन्स ऑफ द आयरिश होम रूल मूवमेंट. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ चंपारण मूवमेंट. तो चंपारण मूवमेंट ऑफ 1916 या 17 हम इसे कह सकते हैं. 1916-17 के बीच में ये हुआ था चंपारण मूवमेंट. So, Champaran movement was Mahatma Gandhi's first act of civil disobedience during the struggle for independence, which took place in Bihar region of Champaran in 1917. तो जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट जो मूवमेंट गांधी जी ने इंडिया में स्टार्ट किया था इट वॉज चंपारण मूवमेंट. गांधी वॉज परस्यूएटेड बाय एन इंडिगो फार्मर राजकुमार शुक्ला. तो राजकुमार शुक्ला इन्होंने गांधी जी को फॉलो किया और परस्यूएट किया कि चंपारण आके विजिट करें. टू विजिट चंपारण टू लुक इनटू द
the plight of the farmers who were subjected to oppressive regulations and high taxes. तो देखिए, राजकुमार शुक्ला ये एक फार्मर थे, एक पीजेंट थे. इन्होंने गांधी जी को के बारे में इन्होंने सुना और ये गांधी जी से मिलने गए. इन्होंने गांधी जी को काफ़ी फॉलो किया. इन लखनऊ में आई थिंक ये मिले थे. देन आफ्टर दैट गांधी जी अपने आश्रम गए. देन इसके बाद ये बंगाल गए, कलकत्ता गए. एंड उसके बाद जो राजकुमार शुक्ला थे ये इनके पीछे ही पड़ गए थे, यानी इनको फॉलो कर रहे थे जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे. और फाइनली राजकुमार शुक्ला जी ये लेकर गए गांधी जी को टू चंपारण, ताकि वो गांधी जी फार्मर्स की कंडीशन देख सके, ऑपरेशन देख सके ऑफ द ब्रिटिशर्स ऑन द पुअर फार्मर्स अंडर द तीन कथैया सिस्टम, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. दे वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो बाय द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट. So next question, in which year did Mahatma Gandhi return from South Africa? Right answer हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1915. So in the year 1915 महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे और इसके बाद ही इन्होंने इंडिया में आकर सेवरल मूवमेंट्स को स्टार्ट किया. सो महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9th of January 1915. इसलिए हर 9th of January को हम प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि नॉन NRI डे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन फुल फॉर्म होता है NRI का, तो NRI डे सेलिब्रेट करते हैं. ये आपने ध्यान में रखना है. सो ऑन 9 January 1915 फादर ऑफ द नेशन MK गांधी रीच्ड बॉम्बे. तो बॉम्बे पे ये लैंड हुए थे, सेलिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, having lived there for more than 2 decades. The state was chosen to be observed as प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे. तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड महात्मा गांधी अराइव इन चंपारण. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अप्रैल 1917 में गांधी जी ने चंपारण को विजिट किया था. सो गांधी अराइव्ड इन चंपारण, जो बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है, ऑन 10th of April 1917 एंड स्टे ऑन द हाउस ऑफ संत रॉल्ट इन अमोलवा विलेज विद अ टीम ऑफ एमिनेंट लॉयर्स. तो लॉयर्स के साथ ये रुके थे गांधी जी इन द अमोलवा विलेज. ये आपने ध्यान में रखना है. सो कौन कौन से थे वो लॉयर्स? ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद एंड JB कृपलानी. So Hansi will be the correct answer. So these are the names of the lawyers, eminent lawyers, जो गांधी जी के साथ, जिनके साथ गांधी जी रुके थे इन चंपारण. Next question, who among the following was not a part of पंचकथैया system agitation? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि JP नारायण. तो जयप्रकाश नारायण was not a part of this पंचकथैया system agitation. तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पंचकथैया सिस्टम के. So the farmer of Champaran used to follow पंचकथैया system, whereby 5 kathas of their land in a biga had to be planted with indigo. तो देखिए ब्रिटिशर्स फोर्सफुली इंडियंस को इंडिगो ग्रो करने को कह रहे थे. और इंडिगो एक ऐसी क्रॉप होती है जिसे अगर सॉइल पे ग्रो कर दिया जाए तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है. तो फार्मर्स इस क्रॉप को बिल्कुल भी ग्रो नहीं करना चाहते थे, बट इट वाज अ कमर्शियल क्रॉप फॉर द ब्रिटिशर्स. तो वो इंडियंस को फोर्स कर रहे थे कि वो इस क्रॉप को ग्रो करें, और इसलिए यहाँ पे पंचकथैया सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था, जहाँ पे 1 बीघा के लैंड में 5 कट्ठास को में इंडिगो ग्रो करना होता था. सो द लोकल एजिटेटर्स and leaders like Sheikh Gulab, Harbans Sahai, Pir Mohammad Munshi, Sant Rawat and Lomrah Singh agitated against this. तो ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिन्होंने इस सिस्टम में पार्टिसिपेट किया था, इस सिस्टम के अगेंस्ट एजिटेशन में पार्टिसिपेट किया था, we must say. So against the Panchkathaya system, and managed to extract some concession, and the system that came to be practiced was तीन कथैया system. तीन कथैया system में क्या होता था? 3 instead of 5 कट्ठास of land was to be planted with indigo. तो इस एजिटेशन के बाद जो पंचकथैया सिस्टम था, इसके अगेंस्ट जो एजिटेशन किया था, उसके बाद जो कंपेंसेशन था, एक तरीके से कंसेशन मिल गया था. पहले 5 पार्ट्स में इंडिगो ग्रो करना होता था, उसके बाद 3 पार्ट्स में इंडिगो ग्रो करने को ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह. तो चंपारण वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया. सो चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट led by Gandhi ji in India and is considered a historically important revolt in the Indian independence movement. It was a farmers' uprising
helping that took place in Champaran district of Bihar during the British colonial period. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. The district Champaran is situated in which Indian state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बिहार. तो बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है. Champaran is a region of Bihar in India. It is now divided into East Champaran and West Champaran district. तो अब चंपारण पहले कंप्लीट हुआ करता था एज अ डिस्ट्रिक्ट, अब ये डिवाइड हो चुका है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण. तो ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच ईयर द चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1917. तो 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. सो द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was the first satyagraha movement led by Gandhiji in India and is considered a historically important revolt in the Indian independence movement. इट वॉज अ फार्मर्स अपराइजिंग. तो ये फार्मर्स के अपराइजिंग थी, फार्मर्स द्वारा किया हुआ एक रिवोल्ट था, आंदोलन था, दैट टुक प्लेस इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर हेल्पिंग विच काइंड ऑफ प्लांटर्स द चंपारण मूवमेंट वॉज स्टार्टेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंडिगो प्लांटर्स. तो इंडिगो प्लांटर्स को हेल्प करने के लिए चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. Next question. Which system was imposed by the British government on Indian indigo planters? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3 कथैया सिस्टम. तो पहले जो पंच कथैया सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे 5 पार्ट्स ऑफ लैंड पे इंडिगो ग्रो करना होता था, उसके अगेंस्ट एक एजिटेशन हुआ था, जिसके बाद ये सिस्टम कन्वर्ट हो गया था 3 कथैया सिस्टम में. 3 कथैया सिस्टम वॉज द सिस्टम अंडर विच द नेटिव फार्मर्स ऑफ चंपारण इन बिहार वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो इन 3 parts of the land out of every 20 parts of the land. Next question. Who requested Gandhiji to help the indigo planters of Champaran movement in Bihar? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजकुमार शुक्ला. तो राजकुमार शुक्ला वो प्रोमिनेंट लीडर थे, एक फार्मर थे, जिन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया था कि वो इंडिगो प्लांटर्स की हेल्प करे चंपारण में जाकर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर इंडिगो प्लांटेशन वॉज स्टार्टेड इन बिहार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1750 में इंडिगो प्लांटेशन बिहार में स्टार्ट हुआ था. सो नील जिसको इंडिगो कहा जाता है स्टार्टेड बीइंग ग्रोन कमर्शियली इन बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस एंड द बंगाल प्रेसिडेंसी इन द ईयर 1750 के अराउंड. जो करंट में उत्तर प्रदेश का एरिया है, यूपी का एरिया है, बिहार का और वेस्ट बंगाल का एरिया है, यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट हुई थी. Next question. Who among the following opposed to Champaran Satyagraha of Mahatma Gandhi in Bihar? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एनजी रंगा. तो एनजी रंगा वॉज द पर्सन जिन्होंने अपोज था चंपारण सत्याग्रह का जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था बिहार में. तो ये आपने ध्यान में रखना है, एनजी रंगा इनका नाम. सो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह वॉज चैलेंज्ड बाय एनजी रंगा. In 1917 under Gandhiji's direction a satyagraha took place in the Champaran area of Bihar. Next question. Which was the second satyagraha launched by Mahatma Gandhi in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खेड़ा सत्याग्रह was the second सत्याग्रह launched by गांधी जी in India. महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द खेड़ा सत्याग्रह. इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. इट इज़ वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. तो सत्याग्रह एक ऐसी मेथड होती है जहाँ पर नॉन वायलेंस का यूज़ किया जाता है एंड सत्य के लिए आग्रह किया जाता है. यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ सच है अगर उसके लिए हम आग्रह भी करें तो जो ऑप्रेसर है वो खुद ही अपने घुटने टेक देगा, वो खुद ही एक तरीके से हमारे सामने सरेंडर कर देगा एंड द नॉन वायलेंट पर्सन विल श्योरली गेट द good result out of it. So after Champaran, the Kheda Satyagraha was the second Satyagraha movement. The main aim of this movement is to support the peasants. तो उसका main aim था peasants को support करना. अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द गवर्नर जनरल एंड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंपारण सत्याग्रह? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड. तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ एंड द वाइसरॉय, गवर्नर जनरल या फिर हम मोर स्पेसिफिकली कहें तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंपारण सत्याग्रह. लॉर्ड चेम्सफोर्ड सर्व्ड एज गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1916 to 1921.
Important events during his tenure included foundation of Sabarmati Ashram after Gandhi's return, launch of Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha and the Satyagraha of Ahmedabad. तो ये जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है इनके टाइम पर ही ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मूवमेंट जो हमें डिस्कस करना है वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर चंपारण द खेड़ा सत्याग्रह was the second satyagraha movement. The main aim of this movement is to support the peasants. Gandhiji wants to stop all the atrocities done by Britishers on the peasants like charging high taxes. तो चंपारण मूवमेंट के बाद जो सेकेंड मूवमेंट गांधी जी ने इंडिया में स्टार्ट किया था इट वॉज खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो ये जो मेन एम था इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो था टू सपोर्ट द पीजेंट्स। तो रीजन देख लेते हैं। इन 1918 गांधी जी लेड द मूवमेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ demanding relaxation of the revenue tax owing to the property experienced by the farmers because of the outbreak of plague and crop failure। तो देखिए ऑल दो बहुत सारे रीजंस थे बिहाइंड द खेड़ा सत्याग्रह लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुई थी और इस बीच जो बेसिक नेसेसिटीज़ का जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और क्रॉप फेलियर भी हो गया था इंडिया में एंड जो फार्मर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। इसके अलावा प्लेग नामक जो डिजीज़ थी ये भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी अमंग पीपल। तो बेसिकली जो मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे वो अपने गांव वगैरह को जाने लगे, अपने नेटिव्स में जाने लगे एंड क्रॉप फेलियर की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो वो टैक्सेस देने में एक तरीके से हम कह सकते हैं सक्षम नहीं थे। दे वर नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग द टैक्सेस। सो इसके बाद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इतनी ज़्यादा क्रूअल थी कि उन्होंने टैक्सेशन में बिल्कुल भी डिक्रीमेंट नहीं किया एंड एट द एंड गांधी जी को खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट करना पड़ा। अब हम डिस्कस करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में। The Ahmedabad Mill Strike was an episode in modern Indian history where workers of textile mills in Ahmedabad fought for economic justice, where the mill owners discontinued their प्लेग बोनसेस। तो देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया था जब प्लेग नामक बीमारी आई थी तो इस केस पे जो वर्कर्स थे वो अपने नेटिव्स को जाने लगे थे, एक तरीके से माइग्रेट करने लगे थे अपने नेटिव्स को। तो इस केस में क्या था कि जो मिल ओनर्स थे उन्होंने प्लेग बोनस देना स्टार्ट किया टू द वर्कर्स ताकि वो मिल्स में रहे और उनका अच्छे से प्रोडक्शन का काम हो सके। तो जैसे ही सिचुएशंस नॉर्मल होने लगी तो प्लेग बोनस देना जो ओर्स थे उन्हें बंद कर दिया। तो इस केस में जो पुअर इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जो पुअर वर्कर्स थे, उन्होंने डिमांड किया कि उनको अराउंड 50% तक का बोनस दिया जाए ताकि जो इन्फ्लेशन का पीरियड था यानी कि बेसिक जो चीज़ें थी उनका जो प्राइस था वो इंक्रीज हुआ था, फार्मर्स उसके साथ कोप अप कर सके, वर्कर्स उसके साथ कोप अप कर सके। बट जो मिल ओनर्स थे वो कह रहे थे फॉर अराउंड 20% जो प्लेग बोनस है वही दिया जाएगा। तो इस केस में गांधी जी बीच में आए और उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को चालू किया। महात्मा गांधी अंडरटुक हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑन 15th of March 1918 में गांधी जी ने अपनी पहली हंगर स्ट्राइक की थी। ड्यूरिंग द पीसफुल स्ट्राइक लेड बाय गांधी ही अंडरवेंट अ हंगर स्ट्राइक। The Ahmedabad mill strike was successful and the workers were granted the high wage like hike they wanted। तो अराउंड जितना भी हाइक उनको चाहिए था उसके आसपास का हाइक उनको मिल गया था वर्कर्स को। सो एट द एंड जो वर्कर्स थे दे वर वेरी मच हैप्पी आफ्टर दिस खेड़ा मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इंसिडेंट्स इज रिलेटेड टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी वॉज द मेन फिगर ऑफ इम्पॉर्टेंस इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इन मार्च 1918 गांधी इंटरवेंट इन अ डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद एंड द वर्कर्स ओवर द इशू ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्लेग बोनस। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द प्लेग बोनस। तो मिल ओनर्स वांटेड टू विड्रॉ द बोनस। तो मिल के जो ओनर्स थे वो चाहते थे कि ये बोनस बंद कर दिया जाए। द workers were demanding a rise of 50% in their wages so that they could manage that in the times of wartime inflation। तो वॉर टाइम इन्फ्लेशन हुआ था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था ब्रिटेन, जिसकी वजह से क्रॉप्स की जो प्राइस थे वो काफ़ी बढ़ रहे थे एंड क्लोथिंग ग्रेन्स के सबके प्राइस बढ़ रहे थे। द मिल ओनर्स वर रेडी टू गिव अ कंपेंसेशन ऑफ अराउंड 20% ओनली। द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। तो ये था रीज़न बिहाइंड गोइंग ऑन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रगल इन अहमदाबाद इन 1917-18 इन्वॉल्व द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1917-18 में, ये आपने ध्यान में रखना है। गांधी जी लॉन्च द स्ट्रगल इन अहमदाबाद इन 1917-18 which involved the industrial workers. Mahatma Gandhi was called by Anusuya Sarabhai for help in fighting for justice for the mill workers. तो गांधी जी को बुलाया था सोशल एक्टिविस्ट अनुसुईया साराभाई ने, ताकि वो हेल्प कर सके इंडस्ट्रियल वर्कर्स को अहमदाबाद में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जस्ट 4 days आफ्टर द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खेड़ा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात में सिचुएटेड है खेड़ा, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, इंडियन लीडर, बिकेम द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी ड्यू टू खेड़ा सत्याग्रह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर दिस खेड़ा सत्याग्रह। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। एंड इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द मेन लीडर ऑफ द होल मूवमेंट इज महात्मा गांधी। कौन से मूवमेंट की बात हो रही है? खेड़ा मूवमेंट। अलॉन्ग विद दिस सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड द रोल ऑफ द मेन फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द खेड़ा सत्याग्रह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो खेड़ा सत्याग्रह को स्टार्ट करने के पीछे जो रीजंस थे वो था क्रॉप फेलियर, no reduction in revenue, but it still forced people to pay the revenue. Due to the outbreak of plague and crop failure, the farmers and peasants of the Kheda district of Gujarat demanded the relaxation of the revenue tax and the land tax. For support to the farmers and peasants, Gandhiji in 1918 led the Kheda movement. ये आपने ध्यान में रखना है। Next question, in which year Ahmedabad mill strike took place? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। ऑन मार्च 15, 1918 महात्मा गांधी लॉन्च द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। तो ये इनकी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी मार्च 15, 1918 में, जो इन्होंने मिल वर्कर्स के लिए की थी। One of the first campaigns of Gandhi led in the early 20th century after his return from South Africa was the Ahmedabad mill strike in Feb 1918. Next question, the Ahmedabad mill strike was associated with। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स से एसोसिएटेड थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इज रिगार्डेड एज महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्वेशन स्ट्राइक। देखिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर अपनी पहली भूख हड़ताल यानी स्टार्वेशन स्ट्राइक की थी। द टेक्सटाइल मिल employees in Ahmedabad went on strike in 1918 to demand economic justice after the mill owners stopped giving out the plague bonuses. This we have already discussed in detail. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेजर डिजीज वॉज स्प्रेडेड इन इंडिया ड्यूरिंग 1916 एंड 17। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेग। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेग जो एक बीमारी थी ये फैली थी इंडिया में बिटवीन 1916 टू 1917, जब इंडिया में फेमस मूवमेंट्स लाइक चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who called Mahatma Gandhi for resolving the issue of Ahmedabad mill strike? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुसुईया बहन साराभाई। तो अनुसुईया बहन साराभाई वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट। इन्होंने गांधी जी को बुलाया था ताकि ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के इशू को सॉल्व कर सकें। अनुसुईया बहन approached Gandhi, whom the mill owners and the workers respected, and asked him to intervene and help resolve the
impasse between the workers and the employers. Gandhiji supported the interest of the workers despite being friends with Ambaral. तो देखिए अम्बालाल साराभाई ये मिल के एक तरीके से हम कह सकते हैं ओनर या फिर प्रेसिडेंट थे, तो इनकी फ्रेंडशिप थी गांधी जी के साथ, बट गांधी जी ने फ्रेंडशिप के बावजूद भी मिल वर्कर्स को ही सपोर्ट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which weapon was used by Mahatma Gandhi in Ahmedabad mill strike? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हंगर स्ट्राइक वो वेपन था जो गांधी जी ने यूज किया था फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. Ahmedabad Satyagraha is also known as Ahmedabad Mill Strike, was the first hunger strike led by Mahatma Gandhi. The Ahmedabad Satyagraha was held by Mahatma Gandhi 1918 में किया था after he returned from South Africa just at the turn of the 20th century. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो अब हम नेक्स्ट मूवमेंट डिस्कस करेंगे जो है राउलेट एक्ट ऑफ 1919. इसके अंडर हम जलियांवाला बाग मसाकार को भी डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम स्वराज पार्टी के साथ डिस्कस करेंगे एंड सिविल डिसोबीडियंस के साथ हम साइमन कमीशन को भी डिस्कस करेंगे एज अ सब टॉपिक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउलेट एक्ट. राउलेट एक्ट को राउलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है. सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह. बिकॉज महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, तो वो बिलीव करते थे कि सत्याग्रह एक ऐसा वेपन है जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो जो राउलेट एक्ट था इसको द अनार्कियल एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 के नाम से जाना जाता है. ये इसके अंडर ही लॉन्च हुआ था, मतलब इस नाम के अंडर राउलेट एक्ट पास हुआ था. Passed by the British Indian government, was more often known as Rowlatt Act. तो इसका रियल नेम है Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919. Mahatma Gandhi began a non-violent satyagraha on 6th of April 1919 to protest against the British government's unfair Rowlatt Act, which was called as Rowlatt Satyagraha. तो देखिए राउलेट एक्ट के अंडर जो भी प्रोविजंस थे वो अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी डिस्कस कर लेते हैं. राउलेट एक्ट के अंडर क्या था कि बेसिकली एज द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री, यानी कि पीपल वर अवेयर फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि अब उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए और किसी तरीके से उनको स्वराज को हासिल करना है. सो फॉर दैट वेरियस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में हो रही थी. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अवेयर हो गई इन एक्टिविटीज़ के बारे में और उन्होंने एक ऐसा लॉ लाए कि अगर कोई भी 4 से 5 लोग अगर वो साथ में दिखते हैं और अगर ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है कि वो किसी रिवॉल्यूशनरी काम से एसोसिएटेड है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो उनको विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा. तो बेसिकली ये कुछ राउलेट एक्ट का प्रोविजन था और इसके अगेंस्ट ही गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को अपना राउलेट सत्याग्रह लॉन्च किया. The infamous Jallianwala Massacre, which took place in Amritsar on 13th of April 1919, was also a result of the protest against the Rowlatt Act. तो बेसिकली यहाँ पर जो अमृतसर में जलियांवाला बाग मसाकार हुआ था, इनफेमस लिखा है. इनफेमस का मतलब होता है फेमस फॉर अ बैड रीजन, क्योंकि यहाँ पर सेवरल इंडियंस वर किल्ड, इनोसेंट इंडियंस वर किल्ड, तो इट इज़ फेमस फॉर अ बैड रीजन. सो बेसिकली यहाँ पे जो राउलेट जो सत्याग्रह था उसका ही रिजल्ट था ये जलियांवाला बाग मसाकार. This incident was a great reason for Indians to struggle for India's independence even harder. अब हम डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग मसाकार और कलेक्टिवली इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. जलियांवाला बाग मसाकार ऑफ अमृतसर 1919 में हुआ था. इज एन इंसिडेंट इन विच ब्रिटिश ट्रूप्स किल्ड सेवरल हंड्रेड अनआर्म्ड Indian protesters. In 1919, the British government of India enacted the Rowlatt Act, extending its First World War I emergency powers to combat the subversive activities. तो बेसिकली यहाँ पे जो revolutionary activities है यानी कि subversive activities हम कह सकते हैं जो थी उनको बंद करना इनको objective था. According to the British government records, 379 people, including men and women and children, were killed. 1200 were injured in the indiscriminate फायरिंग ऑर्डर्ड बाय कर्नल रेजिनल्ड डायर. तो कर्नल रेजिनल्ड डायर इन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जनरल डायर ने आदेश दिया था टू द ट्रूप्स ताकि वो जो जलियांवाला बाग में जो भी लोग इकट्ठा हुए थे गैदर हुए थे उनके ऊपर ओपन फायरिंग करने का. और ब्रिटिश डेटा के अकॉर्डिंग 379 लोगों की डेथ हुई थी और मोर देन 1200 वर इंजर्ड. बट दिस इज ओनली द डेटा, सो द रियलिटी इज समवट डिफरेंट.
एंड वी ऑल नो अबाउट दैट। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इन विच ईयर द राउलेट एक्ट वॉज पास्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी 18 मार्च 1919 को ये राउलेट एक्ट पास हुआ था। ये आपने ध्यान में रखना है। द राउलेट एक्ट, इसको द ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि काला कानून कहा जाता है। वॉज एन एक्ट पास बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसे कौन सी काउंसिल ने पास किया था? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ILC in Delhi on 21 March 1919. What was the real name of the Rowlatt Act? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट ऑफ 1919 राउलेट एक्ट का रियल नेम था, ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which two great leaders were arrested under the Rowlatt Act on 9th of April? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट किया था अंडर राउलेट एक्ट 9th of April को। टू पॉपुलर कांग्रेस लीडर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड। द प्रोटेस्ट was very intense when the act came into effect and the army was called in Punjab to tackle the situation. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी जनरल डायर। तो जनरल डायर वो रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये आपने ध्यान में रखना है। इन द ईयर 1919 जनरल डायर लेड अ ब्रिगेड ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स दैट पेट्रोल्ड द पंजाब प्रोविंस Jalandhar. General Dyer was the one who ordered the tragic massacre which happened in April 1919 at the Amritsar Jallianwala Bagh। जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इनोसेंट लोग इकट्ठे हुए थे, गैदर हुए थे फॉर सेलिब्रेटिंग बैसाखी। एंड वेरियस ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ गैदर हुए थे फॉर सेलिब्रेटिंग बैसाखी, और बहुत ऐसे भी लोग थे जो गैदर हुए थे वहाँ पर रिगार्डिंग द राउलेट एक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, दैट इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट एक्ट फॉर द इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राउलेट एक्ट प्रोटेस्ट। तो राउलेट एक्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक तरीके से कुछ लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड कुछ लोग जो इनोसेंट थे वो वहाँ पे बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। अ लार्ज पीसफुल क्राउड हैज गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर, पंजाब, British India during the annual Baisakhi fair to protest against the Rowlatt Act and the arrest of pro-independence activist सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। तो देखिए फेमस जो हमारे लीडर्स थे सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। एक तरीके से इनका अननोन अरेस्ट किया गया था, यानी ये एक तरीके से मिसिंग थे, वर फाउंड मिसिंग। तो इनके रिगार्डिंग भी ये कहाँ हैं, इसके रिगार्डिंग भी मीटिंग सेट करी थी वहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर लोग सेवरल रीजंस के लिए कि there were several reasons for which the people had gathered there. Next question, which festival was being celebrated in Amritsar during the Jallianwala Bagh massacre? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैसाखी। तो बैसाखी जो फेस्टिवल था ये सेलिब्रेट हो रहा था एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी 13 April 1919 in Jallianwala Bagh, a public garden in Amritsar, a crowd of non-violent protesters had gathered. Also among the crowd were pilgrims who had come to celebrate Baisakhi. Next question, who banned General Dyer from serving in India after the Jallianwala Bagh massacre? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने जो जनरल डायर था इसको बैन कर दिया था इंडिया से आफ्टर दिस मसकार। ऑल्सो आफ्टर जलियांवाला बाग massacre, लेफ्टिनेंट जनरल सर हैवलेट हडसन met Dyer and removed him from his command। तो जो जनरल डायर की कमांड थी उस टाइम पे, जो इनकी पोजीशन थी जनरल डायर की पोजीशन थी एक तरीके से, या फिर जो भी इनकी पोस्ट थी उससे हटा दिया गया था बाय सर हैवलेट हडसन। ये आपने ध्यान में रखना है। और बैन किया था विंस्टन चर्चिल ने। लेटर द कमांडर इन चीफ इन इंडिया सर जनरल Charles Munro had Dyer resign his post without ever being reinstated again. Next question, who was the president of the Imperial Legislative Council which passed the Rowlatt Act?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि सर सिडनी राउलेट। तो सिडनी राउलेट वॉज द हेड ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसने राउलेट एक्ट को पास किया था। द एक्ट वॉज पास बाय द राउलेट कमेटी प्रेसाइडेड बाय सर सिडनी राउलेट। इट ऑथोराइज द अरेस्ट फॉर 2 years, यानी 2 साल तक की कैद हो सकती थी इसके अंडर, विदाउट एनी ट्रायल ऑफ द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म लिविंग इन ब्रिटिश इंडिया। यानी सिर्फ सस्पेक्शन से ही, यानी सिर्फ अंदाजे से ही जो गिल्टी इंडियंस थे उनको अरेस्ट कर दिया जा रहा था, जो इनोसेंट इंडियंस थे उनको अरेस्ट कर दिया जा रहा था विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट फॉर 2 years. Next question, which title was given to Mahatma Gandhi which he gave up after the Jallianwala Bagh massacre? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केसर हिंद का जो टाइटल दिया था गांधी जी को वो इन्होंने विड्रॉ कर दिया आफ्टर दिस मसाकार। रविंद्रनाथ टैगोर अनाउंस्ड हिज नाइटहुड, यानी नाइटहुड का जो टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर आर एन टैगोर जी को, इन्होंने भी अपना जो टाइटल था उसे वापस कर दिया। एंड महात्मा गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ केसर हिंद bestowed by the British for his work during the Boer War. Next question, who among the following led to Jallianwala Bagh massacre? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि राउलेट एक्ट रिस्पॉन्सिबल था बिहाइंड जलियांवाला बाग मसाकार। राउलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है। 10 मार्च 1919 को पास हुआ था। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंडर का प्रोविजन भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट एनी पर्सन हु वाज फाउंड और वाज सस्पेक्टेड टू बी involved in the seditious activities will be arrested. This led to nationwide unrest. Gandhi initiated सत्याग्रह to protest against the Rowlatt Act, ये भी डिस्कस करा है। एंड इसके बाद जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में जो मसाकार हुआ था इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है, तो इसे डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट देखते हैं। द इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी विद द वे द ब्रिटिश dethroned the Khalifa in Turkey. So in 1919 various protests were held against the Britishers. तो देखिए 1914 से लेकर जो 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वहाँ पर टर्की हार गया था, ऑटोमन एम्पायर हार गया था। तो उस केस पे जो टर्की के खलीफा थे उनको स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स कंसिडर किया जाता था, तो उनको डिथॉर्न कर दिया था, यानी उनकी गद्दी से उन्हें हटा दिया था। तो द इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी रिगार्डिंग दैट। तो इसलिए इंडियन मुस्लिम्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट, जिसकी वजह से जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू रिस्टोर द पावर्स ऑफ द खलीफा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय महात्मा गांधी बिगेन द इंडियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 5 सितंबर 1920। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम महात्मा गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी देखी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मर्ज करने की, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ सके। इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 5 सितंबर 1920 को basically start हुआ। The non-cooperation movement is one of the key movements in India's independence struggle. It was initiated by Gandhi in support of the खिलाफत movement. तो इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक साथ चलाया गया। अब कुछ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, सो द एम वाज टू बॉयकॉट द मेजर सोशल प्रोग्राम्स, इवेंट्स, ऑफिसेज एंड स्कूल्स टू रेजोनेट विद इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर बेसिकली जो ये टर्म है यही बताता है नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट ना करके ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसेज थे, ब्रिटिश इवेंट्स थे, स्कूल्स थे, उन सभी को स्टूडेंट्स ने छोड़ा, ऑफिसर्स को वर्कर्स ने छोड़ा, and they all were protesting against the government. In this declaration, Gandhi wanted people to adopt Swadeshi principles and work for the eradication of untouchability from the society. So at that point of time, गांधी जी चाहते थे कि स्वदेशी प्रिंसिपल्स को अपनाया जाए, यानी देश में बना हुआ माल यूज किया जाए, बट इसकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ लोग कोप अप नहीं कर पाए, बिकॉज इंडियन जो होम मेड थिंग्स थी, स्वदेशी थिंग्स थी, उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, और जो बाहर से इम्पोर्ट होकर सामान आता था फ्रॉम द ब्रिटेन उसकी कॉस्ट बहुत कम हुआ करती थी। सो हाउएवर फॉलोइंग द चौरी चौरा इंसिडेंट, तो इसके अलावा जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जो एक वायलेंट इंसिडेंट साबित हुआ इन 1922, वेयर ड्यूरिंग द फाइट बिटवीन द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स अ वायलेंट क्राउड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन
killing 22 policemen, Gandhi decided to put an end to the movement. तो अल्टीमेटली गांधी जी ने चौरी चौरा इवेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली बंद कर दिया था. ये भी आपने ध्यान में रखना है. अभी हम इसे डिटेल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वाज नॉट अडॉप्टेड बाय इंडियंस इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बॉयकॉट ऑफ इंग्लिश इन्वेंशंस. तो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज यानी गवर्नमेंट की सर्विसेज को बॉयकॉट करा. बॉयकॉट ऑफ कोर्ट्स यानी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस थे लाइक कोर्ट्स उनको बॉयकॉट किया गया. एंड सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड. और जो सरेंडर ऑफ टाइटल्स लाइक टाइटल्स वर प्रोवाइडेड टू वेरियस इंडियन लीडर्स, उन्होंने भी अपने टाइटल्स को एक तरीके से सरेंडर कर दिया. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज टू बी non-violent and to consist of Indians resigning their titles, boycotting government educational institutions, the courts, government service, foreign goods and election, and eventually refusing to pay the taxes. तो एक तरीके से गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करने का डिसीजन लिया गया था इन देश, जहाँ पे इलेक्शंस को तक बॉयकॉट किया गया था एक्सेप्ट वन पार्टी ऑफ साउथ इंडिया जिसका नाम था जस्टिस पार्टी. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी जी. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौरी चौरा इंसिडेंट. तो चौरी चौरा इंसिडेंट में अभी हमने डिस्कस किया था जो बेसिकली 22 पुलिसमैन की डेथ हुई थी. एक पुलिस स्टेशन में जो कॉमन मास था उसने फायर लगा दी थी, आग लगा दी थी, क्योंकि दिन के टाइम पर जो इंडियंस थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की पिटाई की थी, जिसकी वजह से उसका बदला लेने के लिए एक तरीके से रिवेंज लेने के लिए शाम के वक्त पर पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी गई थी. उसे ब्लॉक कर दिया गया था और उसमें आग लगा दी गई थी. आफ्टर दैट गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था इसको टर्मिनेट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली स्टार्ट हुआ. So the non-cooperation movement started in the year 1920. The leader of the non-cooperation movement was Mahatma Gandhi. The non-cooperation movement was a mass movement that involved participation from the nationalists as well as the public. Next question. In which year did the Khilafat movement started? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. तो खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो 1920 से लेकर 1922 तक ऑफिशियली ये स्टार्ट हुआ और बेसिकली 1919 से ये स्टार्ट होना शुरू हो गया था. बट ऑफिशियली बात करें तो 1920 से 1922 का इसका पीरियड माना जाता है विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. द अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली लॉन्च्ड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन 1919. द मूवमेंट वॉज फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द खिलाफत पावर या खलीफास पावर. ये आपने ध्यान में रखना है. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑल्सो लेड द मूवमेंट. तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया खिलाफत मूवमेंट में. एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर बने जिनका बर्थ डे होता है 11th ऑफ नवंबर को होता था. देयरफॉर हर साल 11th ऑफ नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. इट वॉज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो. ऑन अक्टूबर 17 1919 खिलाफत डे वॉज सेलिब्रेटेड. तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे सेलिब्रेट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी जी. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि चौरी चौरा इंसिडेंट. आई थिंक इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि चौरी चौरा एक कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं करी हैं वो कर लेते हैं. चौरी चौरा इज़ अ टाउन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा सिचुएटेड है. 4 Feb 1922 को इस टाउन में एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक लार्ज क्राउड ऑफ प्रीजेंट्स ने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई. आप इसे याद कर सकते हैं 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट एंड 22 पुलिसमैन वर किल्ड. ड्यू टू दिस इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो इसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को टर्मिनेट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था.
तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि ड्यू टू दिस गांधी जी अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑन 11th of Feb 1922। इंसिडेंट हुआ था अराउंड 4th of Feb 1922 को, और टर्मिनेट हुआ ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है NCM ऑन 11th of Feb 1922। Next question, who is the author of the book Hind Swaraj, which was written in the year 1909? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। तो गांधी जी वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, ये आपने ध्यान में रखना है। हिंद स्वराज इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स written during the Indian freedom struggle. It was authored by Mahatma Gandhi, who was born in Porbandar district of Gujarat. Next question, at the Congress session at हम बताए ना कांग्रेस सेशन में इन दिसंबर 1920 compromise was worked out and non-cooperation program was adopted। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागपुर। तो नागपुर के सेशन में जो एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था 1920 में दिसंबर में, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था। सो एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज was worked out and a non-cooperation movement was adopted by Indian National Congress। तो बेसिकली अगर हम बात करें 1920 की, तो इस साल 2 सेशन हुए थे कांग्रेस के। एक सितंबर में हुआ था 1920 में, जो हुआ था कैलकाटा में, जहाँ पे एनसीएम की बात की गई थी कि इसे स्टार्ट किया जाना चाहिए। और ऑफिशियली जो एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था जब एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट को साथ में लॉन्च करने की बात की गई थी, इट वाज ऑफिशियली अप्रूव्ड इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1920 विच वाज हेल्ड इन नागपुर। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर कलेक्टिवली 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया। द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय इंडियन पॉलिटिशियंस मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास and other members of INC on 1st of January 1923। Next question, who among the following was prominent leaders of the Khilafat movement? सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड रफ़ी अहमद किडवाई, तो दे वर ऑल्सो द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज एन एजिटेशन बाय द इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ट्रीटमेंट अकॉर्डेड टू द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। The Khilafat movement began in 1919 under the leadership of the Ali brothers। तो जो ये movement था, it was led by Ali brothers, यानी मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनका नाम था मौलाना अली एंड मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। तो ये अली ब्रदर्स का कंप्लीट नेम है। बाय द मिड 1920s द खिलाफत लीडर्स जॉइन हैंड्स विद द गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मिड 1920s में गांधी जी और अली ब्रदर्स और जो अदर लीडर्स थे विच वर इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, उन्होंने हाथ मिला लिया और साथ में इस मूवमेंट को लॉन्च किया। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। तो यहाँ पे हमसे एक टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है वो मिस हो गया है, विच इज साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली शॉर्ट में। तो साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में? 1928 में आया था। देखिए साइमन कमीशन फॉर्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 1927 को। 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। साइमन कमीशन के जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें साइमन कमीशन की, तो ये आया था, इसका ऑब्जेक्टिव था टू रिव्यू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। और बेसिकली इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 को रिव्यू करने के बाद कुछ नए रिफॉर्म्स, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होनी थी रिगार्डिंग द कंट्री। और प्रॉब्लम ये थी कि इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे और इनमें से एक भी इंडिया नहीं था। तो दिस वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया के लिए जब रिफॉर्म्स होने वाले थे, इंडिया के लिए जब नए रूल्स बनने वाले थे और उसमें एक भी इंडियन का ना होना, मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से ही रूल बनाएंगे, देयरफॉर इट वाज अपोज्ड इन आवर कंट्री। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट इसका एज अलग टॉपिक नहीं बना था, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दिया। तो चलिए अब हम
नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर बात करें साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। एंड जब साइमन कमीशन इंडिया आया था तो दे वर ग्रीटेड सो इंडियन ग्रीटेड दैम विद द स्लोगन साइमन गो बैक। तो चलिए अब सिविल डिसोबीडियंस डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी लेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द कॉलोनियल इंडिया नोन एज सॉल्ट मार्च, also known as सॉल्ट सत्याग्रह, द दांडी मार्च एंड द दांडी सत्याग्रह। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था विथ द दांडी मार्च। देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, एनसीएम हम मान सकते हैं एंड नॉन कॉपरेशन में मूवमेंट में था कि नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में था कि जो ब्रिटिशर्स को नॉन कॉपरेट तो करो ही, बट उसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स ने रूल्स बनाए हैं उनको ब्रेक करो। सो इन 1930 बाय 1930 द कांग्रेस पार्टी हैज अनाउंस्ड दैट ओनली गोल ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट शुड बी द पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब मेन गोल बन चुका था हमारे इंडियंस का। और इसलिए जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने लाहौर सेशन ऑफ 1930 में भी अनाउंस कर दिया था दैट नाउ द मेन एम ऑफ इंडियंस पूर्ण स्वराज। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उन्हें पूर्ण स्वराज के बारे में बात की थी ऑन 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया था पूर्ण स्वराज, इसलिए 26 जनवरी को हम हमारा जो रिपब्लिक डे है उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो फाइनली टर्मिनेट हो गया था। तो अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो सॉल्ट मार्च से ये स्टार्ट हुआ था और टर्मिनेट हुआ with the Gandhi Irwin Pact. Option B will be the correct answer. The civil disobedience movement came to an end because of Gandhi Irwin Pact. It was signed by Mahatma Gandhi and the then Viceroy of India, Lord Irwin on 5th of March 1931. तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में ये पैक्ट साइन किया गया था, जहाँ पर इसका जो रिजल्ट था कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन जाकर अटेंड करेंगे और सीडीएम टर्मिनेट होगी। सो दिस वॉज द रिजल्ट एंड गांधी जी ने ये जो मीटिंग है ही अटेंडेड दैट मीटिंग अलॉन्ग विथ सरोजिनी नायडू। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से हु वॉज द पर्सन हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इन लंदन, तो सारी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो सारी लंदन में हुई थी और 3 की 3 एज ए इंडियन जिन्हें 3 की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की थी ही वॉज डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी इन 1930 वॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी आस्किंग द वाइसरॉय टू फुलफिल द 11 पॉइंट प्रोग्राम। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स की थी, जिसमें से लॉर्ड इरविन ने एक भी फुलफिल नहीं की 31 जनवरी 1930। ये आपने ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज लॉर्ड इरविन इग्नोर्ड गांधीज 11 डिमांड्स इंक्लूडिंग द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। इसमें सबसे मेन जो डिमांड थी वो थी अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, बिकॉज सॉल्ट एक सबसे मेन कंपोनेंट होता है किसी भी डिश में, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है और सॉल्ट पे ही टैक्स लगाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इसके अगेंस्ट जो मोनोपोली ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट था इसको एंड करने के लिए गांधी जी ने सीडीएम स्टार्ट किया विथ सॉल्ट मार्च। ये आपने ध्यान में रखना है। गांधी स्टार्टेड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद द फेमस दांडी मार्च and the civil disobedience movement began with Gandhi's well-known Dandi March। तो दांडी मार्च 12 जनवरी 1930 को स्टार्ट हुआ था। ये आपने ध्यान में रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट ऑफ 1882 के अंडर इंडियंस को प्रोहिबिट किया था फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। तो प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इंडियंस नहीं कर पाते थे अंडर द ब्रिटेन सॉल्ट एक्ट ऑफ 1882। इंडियंस वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। या फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो सीडीएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था अब वो बन गया था टू अटेन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी टू अचीव द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो सीडीएम स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को विथ सॉल्ट मार्च। और सुभाष चंद्र बोस इन्होंने कंपेयर किया था गांधी जी की सॉल्ट मार्च को विथ
नेपोलियंस मार्च टू पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा। जब नेपोलियन जो फ्रांस का राजा था वो जब वो एल्बा से लौटा था टूवर्ड्स फ्रेंच, तो गांधी जी का जो सॉल्ट मार्च था सुभाष चंद्र बोस ने उससे कंपेयर किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एम्ड एट द कंप्लीट रिफ्यूजल ऑफ कोऑपरेशन टू द ब्रिटिश एंड हिंडर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो एम्ड एट द रिफ्यूजल टू पे द टैक्सेस, बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन गुड्स। तो एक तरीके से कंप्लीट प्रोटेस्ट चल रहा था ऑफ इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सीडीएम की, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे गांधी जी ने 240 माइल्स कवर किए थे फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी प्लेस। तो डांडी एक प्लेस है, सी शोर पे लोकेटेड है। फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी ये मार्च चला, 240 माइल्स कवर किए इन 24 डेज। ये भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपने ध्यान में रखनी है। अलॉन्ग विद 78 डेलीगेट्स, यानी 78 लोग इनके साथ थे, जिसमें से सरोजिनी नायडू फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू ये फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट रह चुकी थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, तो शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, ये भी आपने ध्यान में रखना है। देवी चट्टोपाध्याय, विजय लक्ष्मी पंडित एंड सरोजिनी नायडू वर द लीडिंग एक्टिविस्ट who contributed to women's associations and committees campaigning for the issues that affected women and nationalist movement more generally. अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की, तो she was the first Indian woman to be elected as the president of United Nations General Assembly, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So next question है, the civil disobedience movement was started in which year? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी 1930 में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। द सीडीएम मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन मार्च 1930, 12 मार्च 1930, और एंड हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। So, the civil disobedience movement was launched by Mahatma Gandhi. It was another important movement that began as a protest against the Simon Commission. तो basically Simon Commission के against ही एक तरीके से protest हम इसे consider कर सकते हैं। So, साबरमती आश्रम से ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था with 78 डेलीगेट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट। तो मैंने आपको बताया था ब्रिटिश सॉल्ट एसोसिएशन जो एक्ट था ऑफ 1882, उसके अंडर इंडियन सॉल्ट का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे, तो इसके अगेंस्ट जो एक प्रोटेस्ट चलाया by Mahatma Gandhi under CDM. In salt satyagraha, Mahatma Gandhi found a powerful symbol that could unite the nation. Thus, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands on 31 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने एक लेटर लिखा इरविन को, जिसके अंडर उन्हें सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हटाने की मांग की। डिमांड टू abolish the salt tax was the most daring of all. Mahatma Gandhi declared that tax on salt and the government monopoly over its production revealed the most oppressive phase of British rule. क्योंकि सॉल्ट एक बेसिक नीड होती है ऑफ एवरी इंडियन और उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। दिस वॉज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ महात्मा गांधी। Next question, civil disobedience movement was started in 1930 with salt satyagraha. Option C, यानी डांडी मार्च। डांडी मार्च इज द अदर नेम ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च। तो इसके साथ सीडीएम स्टार्ट हुआ और 12 मार्च 1930 गांधी जी इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद डांडी मार्च। He broke the salt law imposed by the British government. तो गांधी जी ने 6 अप्रैल को डांडी में पहुंचकर खुद अपने हाथों से सॉल्ट का प्रोडक्शन किया था, जिसके अंडर इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। The civil disobedience movement broadened into people refusing to buy foreign goods and a refusal to pay taxes and not attending office and school.
तो नेक्स्ट मूवमेंट जो अब हमें डिस्कस करना है इट इज़ इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 1940 में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर ड्रैगिंग इंडिया into the Second World War in 1939 without the Indian people's consent. Indian backing for the war was highly desired by British government and as a result the Viceroy Linlithgow, तो उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे इंडियन इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम पे लिनलिथगो ऑफर्ड अ सीरीज ऑफ रिकमेंडेशंस नोन एज अगस्त ऑफर। तो लिनलिथगो ने इस टाइम पर इंडियंस को काफ़ी ऑफर्स दिए जो अगस्त ऑफर के अंदर आते हैं, जो हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा उदास थी, वॉज अनहैप्पी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पीपल के कंसेंट के बिना ही यानी पीपल के कंसेंट के बिना ही उन्हें वर्ल्ड वॉर में धकेला जा रहा था। द आईएनसी रिजेक्टेड दिस ऑफर। अगस्त ऑफर को आईएनसी ने रिजेक्ट किया एट इट्स मीटिंग एट वार्धा इन अगस्त 1940 में एंड डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। द इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज देन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी टू अपहोल्ड द राइट ऑफ टू फ्री एक्सप्रेशन। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने इस टाइम पर स्टार्ट किया था 1940 में नियर वार्धा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन बिहार हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी श्री कृष्ण सिन्हा। तो श्री कृष्ण सिन्हा वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार। ये आपने ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार वॉज स्टार्टेड ऑन 28th of November 1940. श्री कृष्ण सिन्हा वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही इन बिहार. Anurag Narayan Singh was chosen as the second satyagrahi from Bihar under this individual satyagraha. Gauri Shankar Singh was the satyagrahi from Gaya. अगर हम बात करें गौरी शंकर सिंह की तो ये सत्याग्रही थे ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सेकेंड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अनुराग नारायण सिन्हा ये सेकेंड सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इन 1940 अंडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द 53rd कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन रामगढ़ प्रेजेंट डे झारखंड। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये 1940 के आसपास इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये आपने ध्यान में रखना है। जो मीटिंग हुई थी रामगढ़ में हुई थी जो करंट में झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विनोबा भावे। तो विनोबा भावे हु इज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू गेट द रैमन मैग्सेसे प्राइज फ्रॉम एशिया। तो विनोबा भावे हैं ये और इन्होंने ही स्टार्ट किया है भूदान मूवमेंट को। भूदान मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। द भूदान मूवमेंट और द लैंड गिफ्ट मूवमेंट वॉज अ वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया. It was started by Acharya Vinoba Bhave in 1951 in Pochampalli village, now in Telangana and known as Bhudan Pochampalli. Next question, during the freedom movement, who among the following was also called as Lakshmi Bai of Bihar? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राम स्वरूप देवी। तो राम स्वरूप देवी इनको कहा जाता है एज अ लक्ष्मी बाई ऑफ बिहार क्योंकि इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। सो बहुरिया राम स्वरूप देवी who was once called as Lakshmi Bai of Bihar led the Quit India movement in Saran district of Bihar in 1942. She was born in Bhagalpur in a rich family and married to Harmadhav Prasad at the age of 9 years. Next question, in which of the following years did Japan invade India resulting in the Battle of Impahal? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1944 में इंडिया और जापान के बीच में एक बैटल हुआ था जिसको बैटल ऑफ इम्पहाल के नाम से जाना जाता है। 1944 जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग द बैटल ऑफ इम्पहाल। द बैटल ऑफ इम्पहाल टुक प्लेस फ्रॉम मार्च टू जुलाई 1944 इन द विसिनिटी ऑफ द सिटी ऑफ इम्पहाल जो मणिपुर की कैपिटल है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विद दिस हम अपना लास्ट मूवमेंट डिस्कस करेंगे जो है क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942।
So the Indian National Congress called for a widespread civil disobedience movement when the Cripps mission, which arrived in India in March 1942, was unable to promise any type of constitutional remedy of India's issues. तो at the end महात्मा गांधी जी ने civil disobedience movement को launch किया इंडिया में. The idea of an independence movement in India was accepted by the Congress Working Committee at its Wardha meeting on July 14, 1942. The movement placed the demand for complete independence at the top agenda of the freedom movement. तो at the end जो basic priority इंडियंस की बन गई थी, it was complete independence, पूर्ण स्वराज. तो ये आपने ध्यान में रखना है जो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ सक्सेसफुल हुई. So अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं. ड्यूरिंग विच मूवमेंट आज़ाद दास्ता वॉज एक्टिव इन बिहार. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है आज़ाद दास्ता, इट वाज फेमस इन बिहार फॉर फाइटिंग द टायरनी ऑफ द ब्रिटिश रूल. जयप्रकाश नारायण ऑर्गेनाइज्ड एन आज़ाद दास्ता फ्रीडम ब्रिगेड इन नेपाल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. जयप्रकाश नारायण जिनको जेपी भी कहा जाता है और लोकनायक के नाम से भी ये जाने जाते हैं, was an Indian freedom fighter, a theorist and a socialist. Next question, with which of the following movements is Aruna Asaf Ali associated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. यानी क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं अरुणा असफ अली. On 8th of August 1942, Mahatma Gandhi gave a clarion call to an end of the British rule and launched the Quit India movement at the session of All India Congress Committee in Mumbai. तो बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था ये क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है. गांधी जी गेव द कॉल डू और डाई, तो इन्होंने कॉल दी थी करो या मरो की, इन अ स्पीच डिलीवर्ड एट द ग्वालियर टैंक मैदान, नाउ पॉपुलरली नोन एज अगस्त क्रांति मैदान. तो अगस्त क्रांति मैदान का पहले क्या नाम था? ग्वालियर टैंक मैदान, जहां पर गांधी जी ने अपनी डू और डाई की स्पीच दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC मीटिंग टू रेटिफाई क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट वाज हेल्ड एट डैश सेशन. तो हमें यहाँ पे आंसर बताना है. राइट आंसर हो जाएगा इन बॉम्बे सेशन. तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी जिसके अंडर क्विट इंडिया मूवमेंट फाइनली जो इन एग्जिस्टेंस में आया था, ये हुआ था बॉम्बे में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. So, the All India Congress Committee meeting to ratify the Quit India resolution was held in Bombay session. It was passed by Mahatma Gandhi on 8th of August 1942. Mahatma Gandhi issued Quit India speech at the Gwalior Tank Maidan in Mumbai. Next question, who coined the slogan Quit India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी यूसुफ मेहर अली. तो यूसुफ मेहर अली इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म क्विट इंडिया का, ये आपने ध्यान में रखना है. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इट वाज कॉइन्ड बाय महात्मा गांधी, बट इट इज रॉन्ग. दिस स्लोगन वाज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहर अली. जो गांधी जी थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का जो मूवमेंट था उसे स्टार्ट किया था, बट क्विट इंडिया जो टर्म था ये यूसुफ मेहर अली ने स्टार्ट किया था. सो The iconic Quit India slogan was coined by Socialist Congress leader and the lesser-known hero of the Indian national movement, Yusuf Meher Ali, in 1942. He was also the founder of National Militia, Bombay Youth League, and Congress Socialist Party. So next question, which of the following Indian nationalist movement is known as August Movement? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट. तो क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है. द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट. इट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी ऑन 8th of August 1942 एट ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है. गांधी जी रेज्ड द स्लोगन डू और डाई इन हिज क्विट इंडिया स्पीच. और क्विट इंडिया का जो स्लोगन था वो किसने दिया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. So most of the prominent Congress leaders were imprisoned in the initial days of Quit India movement. Next question, Gandhiji delivered famous do or die speech on. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 8th of August 1942 को गांधी जी ने ये जो स्पीच थी ये दी थी. द करेक्ट आंसर इज 8th of August 1942. क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 8th August 1942 फ्रॉम ग्वालियर टैंक मैदान, ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति मैदान इन मुंबई. At the August Kranti Maidan, Mahatma Gandhi delivered his famous do or die speech, which marked the beginning of the Quit India movement.
तो चलिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्च विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी डू गिव द स्लोगन डू और डाई स्पीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करते समय गांधी जी ने डू और डाई की स्पीच दी थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स इन चीज़ों को इसलिए रिपीट किया गया है ताकि आप इन चीज़ों को जल्दी से याद कर सके, बिकॉज इफ वी रिपीट द थिंग्स देन इट बिकम्स फॉर अस टू लर्न। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस एंड सॉरी फॉर द problems if you got during the session, because today my throat was not good, so the audio quality of the video will be not good, so sorry for that and thank you for watching the session.